Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Akash. I hope you guys are in good health and safe. Before moving in today's lecture, today is 13th July, Erno Rubik's birthday. He was a great inventor, architect. He is the one who is the architect of a puzzle named Rubik's Cube. Yes, he is the one who made Rubik's Cube. So, moving into our content, today we'll see Karnataka State Board Class 10th History Unit 2, the extension of British rule. In this chapter we learn the Anglo-Maratha Wars, the consolidation of British power, no succession right for adopted children, which is also known as doctrine of lapse, subsidiary alliance and Anglo-Sikh wars. Let us see in the first para. It's written, though Carnatic wars, English had made other European countries not to challenge them in India. They gained complete political control over Bengal through Plassey and Buxar battles. In 1765, they had gained control over most eastern part of India. Since the Maratha and Mysore states were dominant in southern and western part of India, hold of British was restricted to Bengal and Bombay region. इन ये फेरा में ये कहना चाहता है कि कार्नाटिक वॉर्स के जरिए ब्रिटिश ने अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को चैलेंज करने लायक नहीं रखा और अब उनका कंप्लीट पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया था बंगाल रीजन में प्लासी और बक्सार के वजह से, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके से देख सकते हो। अब 1765 में उन्होंने कंट्रोल कर लिया था ज़्यादा से ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, बंगाल के आसपास के रीजन को। अब मराठास और मैसूर स्टेट्स जो थे वो डोमिनेंट थे सदर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में। अब होल्ड ब्रिटिश का रेस्ट्रिक्टेड था सिर्फ बंगाल और बॉम्बे में, उसके आसपास वो नहीं जा सकते थे। अब हैदर अली एंड टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर अलॉन्ग विद पेशवाज ऑफ मराठास वेर ओनली इम्पेडेंट्स in the part of the expansion for the British. The other were six in the northwestern region. Ranjit Singh, who emerged in the later part of 19th century, was a formidable opponent to British. He was successful in organizing the six. हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर में और पेशवा जो थे मराठा के, वो उनके वजह से एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश बहुत दिक्कत हो गई थी। वो काट क्या बोलते हैं, राहों के कांटे होते हैं ना, वैसे थे। अब उनको छोड़ के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पंजाब रीजन में महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो भी आ गए थे अभी 19th सेंचुरी, लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। इसके वजह से जो थे पूरी की पूरी सिक्स जो थी एक ऑर्गेनाइज हो गई थी, एकजुट हो गई थी, यूनाइट हो गई थी। अब हम अगले फाइल में देखते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो वेज रिपीटेड वॉर्स ऑन फ्रॉम मिड 18th century to mid 19th century to extend their empire in India. Apart from this, they also annexed various kingdoms with cunning policies like subsidiary alliance and doctrine of lapse. सबसाइडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऐसे जो पॉलिसीज़ है, अगर वो नहीं होते तो ज़्यादा से ज़्यादा रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन्स उनके हाथ में कभी नहीं आता। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश वेज्ड 3 Anglo-Maratha wars, 4 Anglo-Mysore wars and 2 Anglo-Sikh wars. Since Anglo-Mysore war are discussed in Unit 4, here we shall study the wars with British against Marathas and Sikhs. अब एंग्लो-मैसूर वॉर जो है वो चैप्टर 4 में पढ़ाया जा रहा है, यूनिट 4 में पढ़ाया जा रहा है, तो हम सिर्फ अभी मराठा वॉर्स देखेंगे और सिख वॉर्स देखेंगे। हम देखते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स। अब एंग्लो क्या होता है, यूरोपियंस जो आते हैं उनको एंग्लो बोलते, तो इसलिए एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो था 1775 से लेकर 1782 तक। अब मराठास जो थे उन्होंने शाह आलम टू को मुग़ल एम्पायर घोषित कर दिया दिल्ली में। शाह आलम टू आपको कुछ याद आ रहा होगा, हाँ सही पकड़ा, बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में जो थे शाह आलम थे वो हार गए थे। शाह आलम टू क्या थे, ब्रिटिश के कंट्रोल में थे क्योंकि वो तो हार गए थे, उन्हें पैसे देने पड़े थे।
डिफीट बक्सार के बाद वो ब्रिटिश के अंडर आ गए थे। अभी वो जो एम्परर जो थे उन्होंने कोरा और इलाहाबाद जो है मराठास को दे दिया, जो पहले उन्होंने ब्रिटिश को दिया था। इससे क्या हो गया, एक एनमिटी पैदा हो गई मराठास और ब्रिटिश के बीच में। अब इसी समय पे मराठा के एक स्ट्रॉन्ग मैन माधवराव पेशवा जो थे उनका निधन हो गया। अब माधवराव पेशवा जो थे बहुत मतलब उनके उनकी ताकत थी, एक क्या बोलते हैं, एक स्टैंड था उनका, सब एक उनका ताकत थी जिसकी वजह से ब्रिटिश डरते थे उनसे। अब जो नारायण राव जो थे उनके भाई वो आ गए पावर में। इससे क्या हो गया, उनका मर्डर हो गया राघोबा या फिर रघुनाथ राव, ये नाम रख लीजिए, ट्रेटर्स का नाम रख लीजिए, भले ही आपको लीडर्स का नाम ना पूछे, ट्रेटर्स का नाम रख दीजिए। अब ये इसने क्या किया, इन फाइटिंग रिजल्ट कर दी पेशवा पोस्ट के लिए। अब मराठा फेडरेशन ने, जो मराठा का जो फेडरेशन होता है, उन्होंने क्या, माधवराव टू नारायण राव के छोटे बेटों को पेशवा में ला दिया। अब इससे दुखी हो गए राघोबा या फिर रघुनाथ राव, उन्होंने ब्रिटिश से हेल्प मांगी। अब क्या करें, कितने लोग को मारेंगे, वो भी जाके ब्रिटिश को बोल दिया कि सपोर्ट चाहिए। अब ब्रिटिश भी बहुत चालू थे, उनको पता चल गया हाँ भाई मौका मिल गया, अब अपने इसमें कर लेते करके उन्होंने क्या कि एक वॉर लगा दिया 1775 से 1782 तक मराठास और ब्रिटिश के बीच में। अब इनिशियली जो है मराठास को ताकत ज़्यादा थी, अपर हैंड थे, मतलब थोड़ा फ़ायदे में थे या फिर एक कदम आगे थे। फिर उनको क्या हुआ, अहमदाबाद लूज़ करना पड़ा ब्रिटिश को। आखिर में क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया और बहुत टाइम हो रहा था। ब्रिटिश ने क्या किया, सलबाई एग्रीमेंट में घुस गए और वॉर को एंड कर दिया। माधवराव टू को पेशवा बना दिया गया, माधवराव टू पेशवा बन गए। अब हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1705, इन्होंने लाया था सब्साइडरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली सब्साइडरी अलायंस, सब्साइडरी अलायंस है क्या अभी, अब ये एक एक्सपांशन पॉलिसी है। फास्टर पेस ऑफ अराइवल ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली के बाद फास्टर पेस हो गया एक्सपांशन होता है ये पॉलिसी की वजह से, जो होते गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल बन के आए थे ये। इससे क्या हो गया, पावरफुल स्टेट्स मराठा मैसूर कमज़ोर बन गए इसकी वजह से, और एक्सपांशन तो ईजी बन गया, कमज़ोर है दुश्मन तो ईजी हो जाएगा। अब वेलेस्ली जो थे तीन पॉलिसी को फॉलो करते थे, एक था सब्साइडरी अलायंस, वेजिंग वॉर अगेंस्ट न्यू स्टेट्स, एंड एडमिनिस्ट्रिंग द स्टेट्स डायरेक्टली दैट वर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। अब ये इसका भी एक क्वेश्चन करके आ सकता है, सब्साइडरी अलायंस करके वेजिंग वॉर अगेंस्ट न्यू स्टेट्स, नए राज्यों पे वो लोग हमला कर देते थे, और एडमिनिस्ट्रिंग स्टेट्स डायरेक्टली दैट वर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, एडमिनिस्ट्रेट वो करना ही पड़ेगा। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उन्होंने एक पॉलिसी लाया था इफेक्ट में 1798 में। अब एक सेकेंड, वो आए थे 1798 में, आते ही शुरू हो गए लगा दिया सब्साइडरी अलायंस। ये बेसिकली एक मिलिट्री प्रोटेक्शन एग्रीमेंट था, कंपनी और इंडियन स्टेट के डायरेक्ट लिंक में, ईआईसी और लोकल किंग के डायरेक्ट बीच में था ये सब्साइडरी अलायंस। अब सब्साइडरी अलायंस के कंडीशंस थे, पहली कंडीशन, इंडियन किंग हैड टू कीप द ब्रिटिश आर्मी इन हिज किंगडम, का मतलब है जो राजा जो है उसे पूरी आर्मी को अपने राज्य में रखना होगा। दूसरा जो कंडीशन था, द स्टेट कंसर्न हैड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द आर्मी एंड वेजेस ऑफ सोल्जर्स एंड आल्सो हैड टू गिव सर्टेन लैंड रेवेन्यू एज वेल। ये तो ज़्यादा ही हो गया भाई। अभी स्टेट जो था या फिर राज्य जो था वो आर्मी के खर्चे उठाएगा, उन्हें तनख्वाह देगा और उन्हें लैंड रेवेन्यू भी देगा। तीसरा था, जो राजा जो है उसको एक ब्रिटिश रेसिडेंट, फिर जहाँ पे जो गवर्नर जनरल या फिर कोई भी रहेगा रुकने के लिए उनको अपने कोर्ट में जगह देनी होगी। फोर्थ जो है, द किंग कुड नॉट अपॉइंट एनी अदर यूरोपियन विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिश। अब ब्रिटिश को तो इनसिक्योरिटी रहेगी, उन्होंने क्या किया, कोई दूसरा यूरोपियन नहीं आ सकता
ब्रिटिश के परमिशन के बिना। फिफ्थ जो है कंडीशन वो है, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट और पैक्ट विथ एनी इंडियन स्टेट परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल वाज मैंडेटरी। इसका मतलब जो है, अगर आपको कोई भी एग्रीमेंट या पैक्ट आपको साइन करना है किसी भी इंडियन स्टेट के साथ, किसी भी इंडियन के स्टेट के साथ आपको एग्रीमेंट पैक्ट या फिर कुछ भी साइन करना हो तो गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी होगी। इन सब के बदले, ये पांचों के बदले, ये कंपनी जो है इंटरनल और एक्सटर्नल अग्रेशंस के लिए प्रोटेक्शन देगी। अब ब्रिटिश जो है इंडियन स्टेट्स को अपने कब्जे में तो ला ही रहे थे, पॉलिसी और मेंटेनेंस हमें बिकेम ईजी। इससे क्या हो गया, आर्मी को मेंटेन करना भी ईजी हो गया, जगह मिल गया वो लोग को, पैसे तो मिल ही रहे। द इंडियन स्टेट वर सब्जेक्टेड टू सीवियर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अभी सीधे के सीधे पैसे जा रहे थे, अभी तुम उनके खर्चे उठा रहे हो, तुम फिर उनको वेजेस दे रहे हो, फिर उस पर से उनको लैंड रेवेन्यू दे रहे हो, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो होगी। हैदराबाद जो है, निज़ाम हैदराबाद, वो फर्स्ट स्टेट थे एग्रीमेंट में घुसने वाले। उसके बाद मैसूर, अवध, तंजावुर, मराठा, बेरर, आरकोट, पुणे, ग्वालियर और ऐसे कई स्टेट्स एग्रीमेंट के अंदर आके ब्रिटिश की पावर बढ़ गई। अब आता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, 1803 टू 1805, 2 साल चला ये युद्ध। नाउ द डिफरेंस अमंग द मराठा शिफ्टियंस वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर। अब ये जो था, ये मराठाओं के बीच के झगड़े की वजह से हो गया। देयर वॉज एनमिटी बिटवीन यशवंत राव ऑफ होलकर फैमिली, दौलत राव ऑफ सिंधिया फैमिली। अब देखो, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉर्स आपको सब कुछ बैट करने, रटने की जगह पर आप क्या करो, पॉइंट्स निकालो, उसे बैट करो। जैसे फर्स्ट पॉइंट होगा एनमिटी यशवंत राव होलकर फैमिली, दौलत राव सिंधिया फैमिली। ये जो दो नाम है बहुत ज़्यादा मेन है, इनका नाम याद दीजिए। बोथ वांटेड टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर पेशवा बालाजीराव टू, इनका भी नाम याद रख लीजिए। पेशवा अपील टू द ब्रिटिश फॉर हेल्प, क्योंकि अब दोनों मिल के आने तो वाले एट लास्ट पेशवा पे ही, पेशवा को उनका कंट्रोल चाहिए। तो पेशवा बालाजी राव जो है वो गए ब्रिटिश के पास, हेल्प अपील की। लॉर्ड वेलेस्ली फाइनली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मिडल विद द अफेयर्स ऑफ मराठास। लॉर्ड वेलेस्ली जो आ गए थे उनको भी मिल गया, अभी और एक चांस मिल गया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में मिल गया, अभी भी एक चांस मिल गया, तो वो आ गए। पेशवा एंटर सबसाइडरी अलायंस सिस्टम बाय एक्सेप्टिंग ट्रीटी ऑफ बेसीन। ये जो ट्रीटी है आप याद रख लो, बहुत ही मेन ट्रीटी है। ट्रीटी ऑफ बेसीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ बेसीन के, ट्रीटी ऑफ बेसीन थ्रू आए थे सबसाइडरी अलायंस में। अदर मराठा फैमिलीज लाइक होलकर, होलकर यानी यशवंत राव, ग्वालियर एंड भोसले फॉर्म्ड एन अलायंस अपोजिंग दिस ट्रीटी। उन्होंने एक ट्राई अलायंस बना दिया और बोला हम ये ट्रीटी को अपोज करते। अब क्या हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली डिफीटेड द आर्मीज ऑफ वेरियस मराठा फैमिलीज फ्रॉम 1803 टू 1805। अब 2 साल तक इन्होंने सारे एक एक करके सारे के सारे मराठा फैमिलीज को डिफीट करते गए। His battle थर्टीनेस increased एंड फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कंपनी। अब इनका जो बैटल करने का जो थर्स्ट था वो भी बढ़ रहा था, फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ रहा था कंपनी में। अभी उसके जो ऑन बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑफिस पॉलिसी, उसको क्रिटिसिज्म मिल रही थी ये पॉलिसी की वजह से, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया पोस्ट से और चले गए इंग्लैंड। इससे तो कुछ नहीं हुआ, इनकी थर्स्ट तो भाई बुझी गई होगी, तो पीस आ गया रीजन में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1805 तक वो निकल लिए। अब आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब मराठा फैमिलीज ट्राइंग बेस्ट प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस एंड हॉनर। अब कई सारे मराठा फैमिलीज तो हार गए थे, तो अभी उनको अपने इंडिपेंडेंस प्यारी थी, बचाना था, इज्जत प्यारी थी, वो भी बचाना था। अब पेशवा जो थे अटेम्प्ट कर रहे थे क्लच से बाहर जाने को, वो तो भाई फंसी गए थे कंपनी की वजह से, कंपनी से बचने की कोशिश तो कर रहे थे। अब पेशवा जो है आ गए गुस्से में,
ब्रिटिश रेसिडेंसी जो था पुणे में, उसको जला दिया, गुस्से में जला दिया। इसी के साथ अप्पा साहेब नागपुर से मल्हारराव होलकर ने रेबल कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन क्या हो गया ना, सप्रेस हो गए रूथलेसली। अब जो आखिर में पेशवा बाजीराव टू ये लड़े ब्रिटिश से कोरेगांव और अस्थि में, और सरेंडर करना पड़ा। अब ब्रिटिश को आया गुस्सा, उन्होंने एबॉलिश ही कर दिया पेशवा पोस्ट को, पेंशन दे दिया बाजीराव को। अब क्या हुआ, उन्होंने प्रताप सिम्हा जो थे डिसेंडेंट, शिवाजी के डिसेंडेंट थे, उनको रूलर ऑफ सतारा कर दिया, मिनिस्क्यूल स्टेट, एंड नेम्ड हिम एज द ट्रेडिशनल लीडर ऑफ मराठास। प्रताप सिम्हा जो थे उनको ट्रेडिशनल लीडर ऑफ मराठास करके घोषित कर दिया, सप्रेस कर दिया मराठा रेजिस्टेंस को, पावर बढ़ा दी मराठाओं की। इसके साथ एंग्लो मराठा वॉर्स खत्म हो जाते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर 1818 टू 1857 है। और 1857 में एक मेन पार्ट आता है, वो अगले कुछ चैप्टरों के बाद है। अब ब्रिटिश जो थे वो कम्प्लीटली एजेंडा रूलिंग एंटायर इंडिया, उनका एजेंडा था 1818 टू 1857, तो उनको वो एजेंडा पूरा करना था। दे ऑक्यूपाइड मेजर स्टेट लाइक सिंध, अवध एंड अदर स्मॉल स्टेट्स। अवध तो आपको मालूम ही है कि शुजाउद्दौला थे, वो हार गए थे बैटल ऑफ बक्सर, तो उनकी वजह से अवध भी आ गया, सिंध आ गया, और कई सारे आ गए। एंग्लो सिख वॉर, एक पॉलिटिकल अनार्की ब्रोक हो गई थी पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद 1839 में। महाराजा रणजीत सिंह बोलना पड़ेगा, इज्जत तो देनी पड़ेगी, बहुत अच्छे राजा थे, बहुत सही ताकत, लायन ऑफ पंजाब कहा जाता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी ताकत कितनी थी। ब्रिटिश ने अटेम्प्ट किया पंजाब को अटैक करने के लिए, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप तोड़ते हुए। अब इतने नीच है कि ट्रीटी भी खुद तोड़ रहे, खुद बना के खुद तोड़ रहे, नीच आदमी थे, बहुत ही नीच। अब क्या है, अर्स्टवाइल किंग जो थे, अर्स्टवाइल किंग यानी रंजीत सिंह ने साइन किया था। अब दिसंबर 1845 में एक वॉर चालू हो गया, ब्रिटिश और पंजाब। अब उनको तो लग रहा था हाँ भाई डेंजर है, अभी ये होशियार थे, हाँ पंजाब बहुत होशियार था, उनको ऐसा लगा डेंजर है, बाहर से आ रहे, बाहर से हमको करें। पूरी की पूरी हिंदूस, सिख्स, मुस्लिम्स सब हो गए एक साथ और ब्रिटिश को हरा ही दिया, मतलब गया जाओ तुम। अब ब्रिटिश को मानना पड़ा हार, सॉरी, अब इनको मानना पड़ा हार, इनके ट्राइपार्टी अलायंस को मानना पड़ा हार ट्रेटर्स के वजह से। इनके लिए तालियां, ये कहीं भी जाओ आपको मिल ही जाएंगे, ट्रेटर लीडर्स कहीं भी जाओ मिल ही जाएंगे आपको। अब क्या हुआ, पंजाब के लोगों को एक ह्यूमिलिएटिंग लाहौर एग्रीमेंट साइन करना पड़ा 1846। ब्रिटिश रेसिडेंट बिकेम डी फैक्टो रूलर ऑफ पंजाब। ब्रिटिश में रेसिडेंट था, वो डी फैक्टो रूलर बन गया पंजाब का। इसी तरह से पंजाब भी एक डिपेंडेंट स्टेट बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। इंडिपेंडेंट नहीं, सिर्फ डिपेंड कर रहा था ये किसी और। अब सिक्स ने क्या किया, अपोज करने के अटेम्प्ट्स किए ब्रिटिश को कि रूल पंजाब डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये जो अपोजिशन था, छत्तर सिंह अत्रियावाला लाहौर से और मूलराज मुल्तान से। अगेन पीपल ऑफ पंजाब वर डिफीटेड, फाइन, फिर से उन हार गए। लास्टली लॉर्ड डलहौसी आए, स्टेट ऑफ पंजाब विद ब्रिटिश एम्पायर ले गए। अब ये जो है छत्तर सिंह अत्रियावाला, लाहौर, मूलराज मुल्तान, ये इनका नाम भी आप याद रख लो। एंग्लो सिख वॉर पूछा तो इन दो का नाम लिख दो, आपको 1 मार्क तो मिल ही जाएगा 4 मार्क में से। और पहले क्या, इंडिया बहुत बड़ा था, तब इंडिया में इंडिया आता था, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पार्ट्स ऑफ चाइना, पार्ट्स ऑफ म्यांमार, सब आते थे।
इंडिया बहुत बड़ा था, फिर वो टूटते 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 गया, अब छोटा हो गया। अब डलहौजी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसकी वजह से बहुत ही बड़े युद्ध लड़े गए, रानियों से लड़े गए। एक है कर्नाटका में रानी चेन्नम्मा और दूसरा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब डलहौजी जो थे आए इंडिया गवर्नर जनरल बन के 1848 में वो आए। उन्होंने अटेम्प्ट किया इंटीग्रेट इंडियन प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश एम्पायर को डालने के लिए। He adopted doctrine of lapse policy whereby the adopted children of Indian king were refused of their rights to throne. According to this policy, if any Indian ruler died childless, the adopted children had no legal rights over the throne. अब ये यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक मार्क के लिए पूछ लिया तो ये लिख दो। इसका अर्थ क्या है, मतलब अगर कोई भी राजा बिना संतान के मर जाते हैं या उनका निधन हो जाता है, तो वो जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं ना, उसके पास कोई लीगल राइट्स नहीं है, कोई लीगल राइट्स नहीं है थ्रोन के ऊपर, और वो आ जाएंगे ब्रिटिश रूल के अंदर। भाई लीगल राइट नहीं तो ब्रिटिश के अंदर क्यों आना है, फिर भी क्या करे, हो चुका है। अब ये जो स्टेट से आ गए, मर्ज हो गए ब्रिटिश एम्पायर के साथ, इसमें भी बहुत सारे स्टेट थे भाई, सातारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, जयपुर, सब आ गए पॉलिसी के अंडर और आ गए गवर्नमेंट, चले गए ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नर जनरल न्यू द कंडीशन ऑफ दिस स्टेट्स, ही यूज दिस पॉलिसी एज पॉलिटिकल वेपन, ये पॉलिसी को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ कर दिया उन्होंने। अब विद दिस सीवियर इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी, नॉट ओनली द प्रिंसली फैमिलीज, इवन ऑर्डिनरी पीपल हु आर सिंपैथिक टू द किंग्स रेबल्ड अगेंस्ट द कंपनी। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ पॉलिसी का, इसे ना ही प्रिंसली फैमिली या फिर राजघराना रेबल करने लगा, बल्कि उस राजघराने को या फिर राजा को मानने वाले जो प्रजा है, उन्होंने भी रेबल रेबल मतलब उन्होंने भी रेबेलियंस आए उनकी तरफ से भी। देयर लव फॉर देयर किंग एंड सेंस ऑफ लॉयल फ्यूल्ड दिस रेबेलियन फर्दर, दिस फाइनल रिजल्ट टू सिपॉय म्यूटिनी 1857, सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857। चैप्टर 6 में आई होप बहुत ही मज़ा आता है सुन के। अब ये जो है इसके बाद आता है राजा रणजीत सिंह के ऊपर, कुछ हम पढ़ लेते, नोदिस में है, जानना तो ज़रूरी है। रणजीत सिंह 1780 में बॉर्न हुए थे, सरदार के बेटे थे महासिंह, जो सुकेर चकिया मिसल, वन ऑफ 12 मिसल्स ऑफ पंजाब, 12 मिसल थे, एक मिसल से। ही लॉस्ट हिज फादर एज एज ऑफ 10, इनके पिताजी का मृत्यु हो गया जब ये 10 साल के थे। शाह जमन ऑफ काबुल इन्वेडेड इंडिया, रंजीत सिंह ऑफर्ड हिज सर्विस टू हिम, शाह जमन मेड हिम द गवर्नर जनरल ऑफ लाहौर अलॉन्ग विद द टाइटल ऑफ राजा। शाह जमन काबुल जो है, उन्होंने इसे राजा का टाइटल दे दिया। ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड देन, 19 साल की उम्र में वो राजा बन गए थे। महाराणा रंजीत सिंह 19 साल की उम्र में राजा बन चुके थे। ही एम्ड एट अचीविंग एब्सोल्यूट पावर ओवर द सिक्स, उनका एम था कि एब्सोल्यूट पावर करना है सिक्स के ऊपर। ही टुक कंट्रोल ओवर ऑल द सिख मिसल्स टू द वेस्ट ऑफ सतलेज एंड एस्टैब्लिश्ड ओन सिख किंगडम। 12 के 12 मिसल्स को कंट्रोल में लाके उन्होंने सतलेज के वेस्ट साइड में खुद का एक सिख किंगडम बना लिया था। ही एंटर्ड इनटू द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द ब्रिटिश इन 1809, जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप था, जो ब्रिटिश तोड़ने को देख रहे थे, वो 1809 में साइन की गई थी ब्रिटिश और महाराणा रंजीत सिंह के बीच में, अमृतसर में पंजाब में हुई थी। He organized his army in the lines of European army including Gorkhas, Biharis, Pathans and even Muslim, apart from
सिक्स। सिक्स के साथ ही साथ उनके जो आर्मी में थे वो थे गोरखास, बिहारी थे, बिहारीस, पठान लोग थे, मुस्लिम्स भी थे। सिक्स के अलावा सिक्स भी तो थे। ही एस्टेब्लिश्ड फाउंड्री, एक वर्कशॉप एस्टेब्लिश किया था एट लाहौर टू मैन्युफैक्चर कैनन्स, कैनन्स बनाने के लिए उन्होंने एक वर्कशॉप बनाया था, फाउंड्री बोलते थे। द आर्मी ऑफ रणजीत सिंह वॉज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल द इंडियन रूलर्स एट दैट टाइम। उस समय जो रंजीत सिंह की जो आर्मी थी वो बेस्ट थी, सबसे बेस्ट थी। ही वॉज सेक्युलर इन टेम्परेमेंट एंड सपोर्टेड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम स्पिरिचुअल लीडर्स। अब वो क्या थे, टॉलरेंट थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों लीडर्स को इक्वली सपोर्ट करते थे। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन हेल्ड हाई ऑफिसेस इन हिज टाइम। कौन से भी रिलीजन के हो, उनको अगर उनमें वो बात है तो वो उन्हें अच्छे रिजाइम में ही रखते थे, उनके पोस्ट के हिसाब से रखते थे, ना कि उनके रिलीजन के हिसाब से उनमें डिस्क्रिमिनेट करते थे। He was successful in protecting his state from the British by not only having any enmity with them. Meanwhile, even the British wanted a strong buffer state to protect them from invasion from the northwest of India. अब ब्रिटिश जो थे उनको भी ज़रूरत थी रणजीत सिंह जी की, उनको भी डर था कि नॉर्थ वेस्ट से कोई उन पर हमला ना कर दे। In a nutshell, Ranjit Singh founded an independent Sikh state and ruled it as independent king till his death. वो एक इंडिपेंडेंट किंग थे और उनका निधन तक वो रहे एक इंडिपेंडेंट किंग। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो है गाइस, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, व्हाट इज़ सब्सिडरी अलायंस। तो आंसर तो आपको पता है कि वो एक मिलिट्री प्रोटेक्शन एग्रीमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी और एक इंडियन स्टेट के साथ डायरेक्टली। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। उसका भी जो ब्रैकेट में ऐसा डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो था वही आपको लिख देना। इफ एनी इंडियन रूलर डाइड चाइल्डलेस इज अडॉप्टेड चाइल्ड हैड नो लीगल राइट्स ओवर द थ्रोन, ये है सेकंड। अब लोग या फिर बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं स्टेट्स में कि कौन से सब्सिडरी अलायंस में और कौन से डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में, इसलिए हैदराबाद, मैसूर, अवध, तंजावुर, मराठा, बेरार, आरकोट, कर्नाटका, पुणे, ग्वालियर, ये जो स्टेट्स थे वो आए थे सब्सिडरी अलायंस में। अब सब्सिडरी अलायंस लाया किसने था, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था सब्सिडरी अलायंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट केम अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में आया था सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और जयपुर। हु ब्रॉट डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स लाए थे लॉर्ड डलहौजी। अब बढ़ते लास्ट पे, थ्रू विच ट्रीटी पेशवा बालाजी राव एंटर्ड सब्सिडरी अलायंस। ट्रीटी ऑफ बेसिन, ये याद रख लीजिए, एक अकेला ऐसा ट्रीटी है दिया गया है टेक्स्ट बुक में सब्सिडरी अलायंस के लिए। और फिर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेन है 4 मार्क के लिए आ सकते हैं वो है एंग्लो सिख वॉर्स। उसको पूरा बाय हार्ट कर लो आप, पूरा का पूरा बाय हार्ट मत करो, बस याद कर लो क्या क्या है उसमें, मेन पॉइंट जो है उसको याद कर लो। एंग्लो सिख वॉर्स एक हो गया, फिर फर्स्ट मराठा, सेकंड मराठा और थर्ड मराठा, ये तीनों को भी याद करो क्योंकि इनमें से कौन सा तो एक तो पूछा ही जाता है। और जो एंग्लो मैसूर वॉर्स है वो भी पूछते हैं, इनमें से कौन सा तो एक तो पूछ ही लेते हैं एग्ज़ाम में। एक क्या बोलते हैं, मतलब एक गारंटीड क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो है 3 मराठा वॉर्स, एक में ही 2 एंग्लो सिख वॉर के बारे में दे दिया है, तो हो गए 4, और फिर ये 4 एंग्लो मैसूर वॉर। इन सबको ऐड करने से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क तो पक्के आ जाएंगे। और फिर उसके अंदर के जो पॉइंट्स है उसको भी याद रखना है। तो और इस जो चैप्टर में है लेसन नंबर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा तो मराठा वॉर्स और फिर एंग्लो सिख वॉर्स यही है और कुछ नहीं। सिर्फ एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स और सब्सिडरी अलायंस के बारे में थोड़ा सा दिया है, उसे भी आप पढ़ लो, लेसन इसके साथ ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा दो। हाँ, आज थोड़ा वीडियो लेट है, कल परफेक्ट टाइम पे आ जाएगा। थैंक यू।